हाय, मैं सोनाली हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल सोनाली वॉइस को सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट पाने के लिए बगल में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें। मेरा नाम अर्शी है। मेरे भैया हर रोज जब काम से लौटते तो खाना खाने के बाद भाभी से कहते, तैयार हो जाओ। भाभी जैसे इसी का इंतजार करती रहती थीं कि कब भैया उन्हें कहें और वह फौरन तैयार हो जाएं। फिर दोनों तैयार होकर बाहर चले जाते। माँ भैया से पूछती, तुम बहू को लेकर कहाँ जाते हो? तो भैया हर बार एक ही जवाब देते, हमारे गांव में चीता आया हुआ है, उसे दिखाने ले जा रहा हूं। भैया की रोज रोज यही बात सुनकर मैं तंग आ गई थी और एक दिन मैंने ठान लिया कि मैं खुद जाकर देखूंगी कि ये चीता आखिर कहाँ है। एक दिन भैया के पीछे पीछे गई तो जो देखा उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वहां कुछ और ही चल रहा था। उस दिन भी भैया ने खाना खाकर भाभी से कहा, सुनैना, जल्दी से तैयार हो जाओ। माँ का चेहरा यह सुनते ही गंभीर हो गया। भाभी, जो बर्तन धो रही थीं, फौरन हाथ धोकर कमरे में तैयार होने चली गईं। माँ ने भैया से पूछा, तुम रोज रोज अपनी पत्नी को कहाँ ले जाते हो? भैया ने लापरवाही से जवाब दिया, कहीं नहीं माँ, बस यूं ही घूमने। वैसे भी गांव में तो घूमने के लिए कुछ खास जगह नहीं है। आजकल सीधी सड़क वाले रास्ते पर चीता आया हुआ है, सबने देखा है। सुनैना को चिड़ियाघर के जानवरों में बहुत रुचि है। शहर तो जाने नहीं देती आप, इसलिए उसे वहीं ले जाता हूं। बेचारी दूर से ही देखकर खुश हो जाती है। मैं ये सब सुन रोटी बना रही थी, लेकिन भैया की बात सुनकर हैरान रह गई। मैंने उनसे पूछा, क्या सच में हमारे गांव के रास्ते पर चीता आया है? भैया ने हंसते हुए कहा, हाँ, सच में। मुझे यकीन नहीं हो रहा था, पर मैंने जल्दी से हाथ धोए और कहा, भैया मुझे भी ले चलो, मुझे भी जानवर देखने का शौक है। भैया ने मुझे घूरते हुए कहा, घर में बैठो, चूहा देखकर डर जाती हो और चीता देखने जाना है। ये कहकर उन्होंने मुझे डांट दिया। मैं नाराज होकर फिर रोटी बनाने में लग गई। थोड़ी देर बाद भाभी तैयार होकर भैया के साथ बाहर निकल गई। माँ बड़बड़ाने लगीं, चीता दिखाने ले जा रहा है अपनी पत्नी को। मैं जानती हूँ ये कहाँ जाते हैं। बहू ने मेरे बेटे को अपने बस में कर लिया है। घर में तो कितनी मासूम बनती है, लेकिन मेरे बेटे को नचाती है अपने इशारों पर। जब भैया और भाभी घर लौटते तो दोनों के चेहरे खिले होते थे, लेकिन भाभी की हालत अजीब लगती थी, जैसे बहुत थक गई हों। वे सीधे अपने कमरे में आराम करने चली जातीं और थोड़ी देर बाद ठीक हो जातीं। भैया के चेहरे पर भी अजीब सी मुस्कान होती। मुझे ये देखकर हैरत होती कि क्या सच में चीते को देखकर वे इतने खुश होते हैं। माँ को भाभी शुरू से ही पसंद नहीं थी। माँ चाहती थीं कि भैया की शादी उनकी पसंद की लड़की से हो, लेकिन भैया ने भाभी को पसंद कर लिया था और अपनी मर्जी से शादी कर ली। माँ मजबूरी में मान गई, लेकिन मन से कभी भाभी को अपना नहीं सकी। हमारे घर की कहानी भी कुछ खास नहीं है, जैसी बाकी घरों में होती है। माँ और पिताजी अक्सर छोटी छोटी बातों पर झगड़ते रहते थे। दीदी की शादी हो चुकी थी और अब मैं अकेली कुंवारी बची थी। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी, पढ़ लिख कर नौकरी करना चाहती थी, लेकिन हमारे गांव में लड़कियों को नौकरी करने की इजाज़त नहीं थी। पिताजी चाहते थे कि मैं पढ़ाई करूं, लेकिन माँ कहती कि लड़कियां घर गृहस्थी संभालने में ही अच्छी लगती हैं। मेरी माँ बहुत पुराने ख्यालों वाली थीं और अक्सर मेरी भाभी को तंग करती रहती थीं, जैसे चतुर सासें अपनी बहुओं को परेशान करती हैं। मेरे पिताजी माँ को समझाते रहते कि बहू पर इतना अत्याचार मत करो, तुम्हारी भी बेटियां हैं, लेकिन माँ उनकी कोई बात मानने को तैयार नहीं होती थीं। इसी वजह से माँ और पिताजी के बीच बहुत झगड़े होते रहते थे। मेरे भैया भाभी का बहुत ख्याल रखते थे और उनकी हर बात मानते थे। कभी कभी मुझे लगता था कि भाभी की तबीयत ठीक नहीं रहती, लेकिन फिर भी वह घर के सारे काम चुपचाप करती और माँ की सारी बातें सुन लेती, बिना कुछ जवाब दिए। माँ भाभी को काफी बुरा भला कहती थीं, लेकिन भाभी हमेशा सब सहन करती रहती। मैं तो भाभी को बहुत मानती थी। गर्मियों के दिनों में हम सब छत पर सोते थे।
क्योंकि घर के कमरों में बहुत गर्मी और घुटन होती थी। हमारे पास पंखे के अलावा और कोई सुविधा नहीं थी। सुबह होते ही माँ छत पर सबसे पहले उठ जाती थीं और फिर भैया के कमरे का दरवाज़ा बजाने लगती थीं। उनकी दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ से हमारी भी नींद खुल जाती थी। माँ के अंदाज से ऐसा लगता जैसे कोई बहुत बड़ी बात हो। भैया आधी सोई हुई आंखों के साथ दरवाज़ा खोलते और माँ से कहते, अभी तो दिन भी नहीं निकला है और आप मुझे इतनी जल्दी उठा रही हैं। लेकिन माँ उनकी कोई बात नहीं सुनती और शिकायत करने लगती कि अब बेटे ने अपनी माँ को जवाब देना शुरू कर दिया है। माँ अक्सर कहती, जब से तेरी पत्नी आई है तू तो उसका गुलाम बन गया है। पहले तू मेरी हर बात सुनता था, लेकिन अब उसे देखकर मेरे सामने भी बोलने लगा है। सुबह सुबह माँ की इन बातों से घर में हंगामा मच जाता। पिताजी माँ को समझाते कि इतनी सुबह झगड़ा मत करो, लेकिन माँ शांत नहीं होती। भैया भी ये सब सुनकर चुपचाप नहाने चले जाते। हमारा घर पुराना बना हुआ था और माँ की बहस की वजह से सुबह सुबह पूरे घर का माहौल खराब हो जाता था। शाम को जब भैया काम से घर लौटते तो खाना खाने के बाद भाभी को तैयार कर कहीं बाहर ले जाते थे, माँ की नाराजगी की भी परवाह किए बिना। लेकिन जब वे दोनों घर लौटते तो भाभी का चेहरा उदास और थका हुआ लगता था। भैया उन्हें संभालते हुए घर में लाते और भाभी सीधे अपने कमरे में जाकर आराम करती। पर अजीब बात थी कि दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे होते थे और आंखों ही आंखों में कुछ इशारे करते। मुझे यह देख अजीब लगता, पर मैं नजरें झुका लेती थी। माँ को उनकी ये मुस्कुराहट बर्दाश्त नहीं होती थी। दिन ब दिन मुझे भी चीता देखने का शौक बढ़ता जा रहा था। मैं अपनी सहेली के साथ स्कूल जाती थी और हम अक्सर सीधी सड़क वाले रास्ते से ही गुजरते थे, लेकिन किसी ने भी उस चीते को नहीं देखा था। मेरे दोस्तों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, जो मुझे और भी हैरान करती थी, क्योंकि गांव में ऐसी बातें जल्दी फैल जाती हैं। अब तो मेरा सारा ध्यान चीता पर ही लगा रहता। मैं पढ़ाई में अच्छी थी और हमेशा फर्स्ट आती थी। मेरी टीचर हमेशा मेरी तारीफ करती थीं, लेकिन उस दिन मेरा ध्यान कहीं और था। जब टीचर ने मुझे खोया हुआ देखा तो मुझसे पूछा, तुम्हें क्या हुआ है? मैं हड़बड़ा गई, क्योंकि मेरा मन बार बार उसी चीते की ओर जा रहा था। मुझे याद आने लगा कि बचपन में हम एक बार ही शहर गए थे और वहां चिड़ियाघर देखा था। चिड़ियाघर में जाकर बहुत खुशी हुई थी। हर जानवर को अपनी आंखों के सामने देखकर यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन उस वक्त चीता वहां नहीं था और तब से ही मेरा मन करता था कि कभी चीते को देख सकूं। मैंने अब तक चीते को सिर्फ किताबों और टीवी में ही देखा था। अभी तक कभी असल में चीता नहीं देखा, और इस ख्याल से ही मैं बहुत उत्साहित और थोड़ी घबराई हुई थी। एक तरफ चीते को देखने का जोश था तो दूसरी तरफ डर था कि कहीं वह हमला न कर दे। चीता तेज, खतरनाक और चालाक जानवर होता है। मेरी टीचर ने जब मुझे ध्यान भटकाते देखा तो मेरी ओर घूरकर देखा और फिर हाथ पर डंडा मार दिया। मैं तुरंत पढ़ाई पर ध्यान लगाने की कोशिश करने लगी, लेकिन दिमाग बार बार चीते की ओर ही जा रहा था। छुट्टी के बाद मैंने सोचा कि आज मैं सीधी सड़क के पास थोड़ी देर रुककर चीते का इंतजार करूंगी। मैंने अपनी एक सहेली को भी साथ चलने के लिए मना लिया। हम दोनों में उत्सुकता तो थी, पर डर भी था कि कहीं चीता दिख गया और उसने हमला कर दिया तो क्या होगा। मेरी सहेलियां जल्दी घर जाने लगीं, लेकिन मैं वहीं सड़क के किनारे रुककर चीते के दिखने का इंतजार करती रही। काफी देर तक धूप में खड़े रहने के कारण मैं पसीने से भीग गई थी, पर मैंने हिम्मत नहीं हारी। करीब 1 घंटा चारों तरफ नजरें दौड़ाते हुए मैं वहां खड़ी रही, पर चीता कहीं नहीं दिखा। आखिरकार थककर और निराश होकर घर लौट आई। घर पहुंची तो देखा माँ भाभी पर गुस्सा कर रही थीं और भाभी चुपचाप रो रही थीं। माँ कह रही थीं, तुम बहाने बनाकर मेरे बेटे को रात रात भर घर से बाहर क्यों ले जाती हो? तुम दोनों को इतने गर्मी में कमरे के अंदर नींद कैसे आ जाती है? मेरी भाभी ने शांत भाव से जवाब दिया कि वह तो छत पर सोने के लिए कहती हैं, पर भैया मना कर देते हैं। मगर माँ ने भाभी की एक बात भी नहीं मानी और ताने देती रहीं। असल में
माँ को भाभी से शुरू से ही कुछ शिकायतें थीं। जब भाभी की शादी हमारे घर में हुई थी तो माँ चाहती थीं कि भाभी अपने भाई से मेरी बड़ी बहन की शादी करवाएं। भाभी के घर वाले पहले ही उनसे नाराज थे, फिर भी उन्होंने अपनी ओर से पूरी कोशिश की और भाई को भी मना लिया। बाद में भाभी के भाई ने हमारी बड़ी बहन से शादी कर ली और वे दोनों खुश थे। भाभी का भाई दीदी का बहुत ख्याल रखता था, जबकि दीदी का रंग सांवला था। इस वजह से उनके रिश्ते पहले नहीं लग पा रहे थे। लेकिन अब माँ दीदी को कहती कि अपने पति को काबू में रखो और भाभी को भी ताने देती, जिससे भाभी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। भाभी सुबह उठकर सारा काम करती, नाश्ता बनाना, सफाई करना और फिर दोपहर का खाना भी। पिताजी के छोटे मोटे काम मैं कर देती थी, लेकिन बाकी सब कुछ भाभी ही संभालती थीं। भैया सुबह नाश्ता करके दुकान पर चले जाते और शाम को ही लौटते। भाभी के लिए हर दिन माँ की नाराजगी और ताने सुनना आम बात हो गई थी। गर्मी में मैं कॉलेज से लौटी तो थकी हुई थी, इसलिए नहाकर कुछ ताजगी महसूस हुई। मैंने देखा भाभी अपने कमरे में अकेली बैठी थीं और चुपचाप खाना खाते हुए रो रही थीं। मैं उनके पास बैठी और उन्होंने मुझे भी खाना खाने के लिए कहा, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने उनसे कहा, भाभी आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। उन्होंने कहा, हाँ आह के से हाँ सही कह रही हो, मेरी तबीयत सच में ठीक नहीं है। मुझे माँ के बर्ताव पर अफसोस हो रहा था। मैंने भाभी को समझाया, माँ को कड़वी बातें कहने की आदत है, आप उनकी बातों को दिल पर मत लिया करो। मेरी यह बात सुनकर भाभी भी दुखी होकर कहने लगीं, मैं चाहे जो कर लूं, पर मेरी सास का मेरे प्रति बर्ताव कभी ठीक नहीं होता। भाभी के दुख को देखकर मुझे महसूस हुआ कि वह बहुत सहनशील हैं, लेकिन माँ की कठोरता ने उनकी जिंदगी को मुश्किल बना दिया है। मैंने भाभी से कहा, आप माँ की बातों पर ध्यान मत दिया करो, एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करो। मेरी बात सुनकर उन्हें थोड़ी तसल्ली मिली और फिर मैंने असली बात छेड़ी। मैंने भाभी से कहा, भाभी वो चीता आपने कौन सी सड़क पर देखा था? मुझे तो कहीं नहीं दिखा। मैं तो करीब 1 घंटे तक सड़क पर खड़ी रहकर चारों तरफ देखती रही। मेरी बात सुनकर भाभी हैरान हो गईं। उनके चेहरे के हाव भाव बदल गए। उन्होंने कहा, तुम क्यों वहां खड़ी होकर चीते के आने का इंतजार कर रही थी? तुम छोटी हो, अगर तुम पर हमला हो जाता तो हमारा क्या होता? मैं भाभी की ओर ध्यान से देखने लगी। वह पतली दुबली थीं और मेरी सेहत उनसे बेहतर थी। मैंने कहा, भाभी आप भी तो चीते को दूर से देख आती हैं, मैं भी देख लूंगी। मुझे भी बस देखने का शौक है, तो रात को जब आप और भैया चीता देखने जाओगी, मुझे भी साथ ले जाना। भाभी इस बात पर थोड़ी असहज हो गईं और मुझसे नजरें चुराने लगीं। कहने लगीं, इस बारे में भैया से पूछ लेना। उनकी इस बात से मुझे माँ की बातें सच लगने लगीं कि भाभी हमेशा भैया के कान भरती हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो मुझे साथ ले जाने में क्या दिक्कत थी? जैसा कि मुझे शक था, भाभी के कहने पर भैया मुझ पर नाराज हो गए। कहने लगे, मैं तुम्हें साथ नहीं ले जाऊंगा। अब मुझे भी भाभी पर गुस्सा आने लगा। मेरे मन में अजीब ख्याल आने लगे कि ये कौन सा चीता है जो भैया को सिर्फ रात में ही दिखाई देता है, और भाभी के साथ ही क्यों? फिर हर बार देखने के बाद भाभी इतनी थकी हारी घर लौटती हैं और उनकी तबीयत भी बिगड़ जाती है। ये चीता सिर्फ भैया भाभी को ही क्यों नजर आता है? मैंने अपनी सहेलियों से भी पूछा कि क्या उन्होंने कभी उस सड़क पर चीता देखा है। सब हंसने लगीं और कहने लगीं, अरे अगर सच में ऐसा होता तो लोग यहाँ से भाग गए होते, पुलिस या कोई और चीते को पकड़ने आ गया होता। अब तो मेरे अंदर का जासूस जाग चुका था। मैंने ठान लिया कि इस रात से पर्दा हटाना ही पड़ेगा। इसी दौरान मेरी बड़ी दीदी हमारे घर आ गईं और वह रो रही थीं। उनके पति से उनका झगड़ा हुआ था और उन्होंने दीदी के साथ हाथापाई की थी। अब घर में एक और समस्या खड़ी हो गई थी। कई दिन तक दीदी हमारे घर में रहीं और फिर उन्होंने अचानक कहना शुरू कर दिया कि भैया को भी अपनी बीवी को सबक सिखाना चाहिए। यह सुनकर भैया चौंक गए, क्योंकि भाभी के साथ उनका रिश्ता बहुत अच्छा था। भैया ने कहा, तुम्हारे मामले में मेरा और सुनैना का क्या लेना देना है? माँ इस पर भड़क उठीं और कहने लगीं,
तेरी बहन को मुझसे दूर करना चाहती है, इसलिए तुम्हारे भाई ने इसे अपने कहे में कर रखा है। माँ का गुस्सा पिताजी को भी परेशान कर रहा था। उन्होंने माँ को समझाने की कोशिश की, पर माँ नहीं मानी। माँ ने ठान लिया था कि अब भाभी को उनके मायके भेजना होगा। भाभी इस अन्याय से दुखी थीं, लेकिन घर के हालात ने उन्हें जाने पर मजबूर कर दिया। वह रोते हुए अपना सामान लेकर मायके चली गईं। अब भैया भी चिंतित हो गए। माँ ने साफ कर दिया कि भैया को अपनी बहन का घर बचाने के लिए अपनी पत्नी को छोड़ना होगा। भैया किसी भी हालत में भाभी को नहीं छोड़ना चाहते थे, लेकिन माँ का गुस्सा कम नहीं हो रहा था। घर का माहौल बहुत तनावपूर्ण हो चुका था। रात में एक दिन मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि भैया के कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था और वह कमरे में नहीं थे, वह बाहर निकल गए थे। मैं सोच में पड़ गई कि आखिर इस समय वह कहाँ जा सकते हैं। अब मैंने तय कर लिया था कि मैं उनका पीछा करूंगी और इस राज का पता लगाऊंगी। जैसे ही भैया बाहर निकले, मैंने भी चुपके से दुपट्टा ओढ़ा और उनके पीछे पीछे चल पड़ी। माँ और पिताजी गहरी नींद में सो रहे थे और सड़कें पूरी तरह से सुनसान थीं। मैंने देखा कि भैया भाभी के मायके की ओर जा रहे थे। इस समय भाभी के मायके क्यों जा रहे हैं? मुझे डर लग रहा था कि कहीं भैया ने मुझे उनका पीछा करते देख लिया तो मेरी पिटाई हो जाएगी। मैं सोचने लगी कि कहीं भैया भाभी को उनके मायके से चीता दिखाने के लिए तो नहीं ले जा रहे। पहले भैया भाभी के घर पहुंचे, जहां भाभी दरवाजे पर खड़ी उनका इंतजार कर रही थीं। उन्होंने अपने चेहरे को ढका हुआ था। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और चलने लगे। मैं भी उनका पीछा कर रही थी। वो दोनों सीधे सड़क वाले रास्ते पर चलने लगे। मैं उनके पीछे पीछे उस सड़क पर चल रही थी। मुझे डर था कि कहीं चीता ना आ जाए। अगर ऐसा हुआ तो मैं खुद को कैसे बचाऊंगी? मेरे मन में आया कि वापस लौट जाऊं, लेकिन मेरे अंदर की जिज्ञासा मुझे रोक रही थी। मैं जानना चाहती थी कि भैया भाभी हर रात चीता ही देखने जाते हैं या फिर कोई और बात है। भैया और भाभी काफी दूर तक चलते रहे और मैं भी उनके पीछे पीछे थी। यह रास्ता काफी लंबा था और अनजाना भी। चलते चलते हम गांव के बाहर की ओर पहुंच गए। तभी मुझे किसी चीज की आहट महसूस हुई और डर से मैं सहम गई। पीछे मुड़कर देखा तो दूर से एक गाड़ी आ रही थी। मेरी जान में जान आई, लेकिन मैं यह देखकर हैरान रह गई कि भैया भाभी सरकारी अस्पताल में दाखिल हो गए थे, जो गांव के बाहर स्थित था। मैं भी चुपके से उनके पीछे पीछे अस्पताल के अंदर चली गई। जैसे ही मैं अंदर गई, एक नर्स ने मुझे रोक लिया और पूछा कि यहाँ क्या कर रही हूँ। मैंने अपना चेहरा दुपट्टे से ढका हुआ था। तभी भैया भाभी ने पीछे मुड़कर मुझे देख लिया और पहचान गए। भैया का चेहरा गुस्से से तमतमा गया और उन्होंने मुझसे पूछा कि यहाँ क्यों आई हूँ। मैंने सच सच बताया कि मैं घर में उन्हें बिस्तर पर नहीं पाकर उनका पीछा करते हुए यहाँ तक आ गई। भाभी ने भैया से कहा कि चूंकि मैं यहाँ तक आ ही गई हूँ तो अब मुझे सब कुछ बता ही देना चाहिए। भैया ने लंबी सांस ली और कहा, देखो, माँ हम पर रोज नए इल्जाम लगाती हैं। माँ चाहती हैं कि दीदी की खातिर मैं अपनी पत्नी को तलाक दे दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। सुनैना की बीमारी ऐसी है कि उसे हर रोज यहाँ थेरेपी के लिए लाना पड़ता है। माँ को यह बात बताने पर वह सुनैना को और तंग करेंगी, इसलिए मैंने घर में चीते का बहाना बना रखा था। भैया ने आगे कहा कि माँ अगर सुनैना की बीमारी जान जाएंगी तो इसे और अधिक सताएंगी और कहेंगी कि बीमार होकर भी उसने मेरे बेटे के पल्ले खुद को बांध लिया। भैया रोज रात को भाभी को अस्पताल लाते थे ताकि उसकी थेरेपी हो सके और वो ठीक हो जाए। मैं हैरान रह गई। भैया की बातें सुनकर मेरा गुस्सा उतर गया और मैंने उनसे माफ़ी मांगी। मैंने कहा कि मुझे यह बात पहले ही उनसे पूछनी चाहिए थी। भैया ने कहा कि कोई बात नहीं, बस तुम हमारे लिए दुआ करो कि सब कुछ ठीक हो जाए। थेरेपी के दौरान भाभी को काफ़ी दर्द हो रहा था और उनकी चीखें सुनकर मैं घबरा गई।
भैया ने बताया कि इस थेरेपी से शरीर के गंदे खून को निकाला जाता है, जो बीमारी का कारण बना हुआ है। कुछ दिन बाद हम भाभी को उनके मायके छोड़ आए। घर आकर मैंने पिताजी को पूरी बात बताई, क्योंकि वही माँ और दीदी को समझा सकते थे और भैया को घर वापस ला सकते थे। पिताजी ने माँ को सख्त लहजे में चेतावनी दी कि अगर उन्होंने भैया और भाभी को और तंग किया तो वह माँ को छोड़ देंगे। अब माँ के पास कोई और रास्ता नहीं था। इस तरह पिताजी के सख्त रवैये के बाद माँ ने भैया और भाभी को घर में रहने की इजाज़त दी और धीरे धीरे हमारे घर का माहौल भी बेहतर हो गया। इसलिए पिताजी ने खुद को शांत कर लिया, क्योंकि उन्हें हमेशा लगता था कि भाभी सही हैं और इसी वजह से माँ से उनका अक्सर झगड़ा होता रहता था। पिताजी ने दीदी को भी डांटकर वापस ससुराल भेज दिया और उसे समझाया कि माँ की बातों में आकर अपने ससुराल में कभी भी बेवजह की परेशानी न खड़ी करे। दीदी पहले माँ की बात मानकर जीजा जी से बेवजह झगड़ा करती थी, क्योंकि माँ उसे कहती थी कि अपने पति को अपने काबू में रखे। माँ का स्वभाव ऐसा था कि वह भाभी पर नियंत्रण रखती और भैया भाभी को खुलकर बातचीत भी नहीं करने देती। कुछ समय बाद भाभी अपने घर वापस आ गईं और धीरे धीरे माँ का रवैया उनके साथ ठीक होने लगा, क्योंकि पिताजी अब माँ पर ध्यान देने लगे और उन पर सख्ती भी बरतने लगे। पहले पिताजी माँ से थोड़ा डरते थे और उनसे ज्यादा बात करना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि माँ किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होती थीं। लेकिन अब उन्होंने ठान लिया था कि बेटे का घर बसाने के लिए उन्हें अपनी पत्नी को काबू में रखना होगा। अब माँ का स्वभाव बिल्कुल ठीक हो गया है और भैया भाभी की जिंदगी भी आपस में बहुत अच्छी चल रही है। अपने परिवार की खुशी देखकर मैं भी बहुत खुश हूँ, क्योंकि अब हमारे घर में लड़ाई झगड़े बहुत कम हो गए हैं। उधर दीदी भी अपने ससुराल में खुश हैं, क्योंकि पिताजी ने माँ से उनका मोबाइल ले लिया है और कह दिया है कि जब बेटी घर आए तभी उससे बात करे। उन्हें सख्त हिदायत दी है कि फ़ोन पर गलत बातें करके अपनी बेटी को ससुराल के खिलाफ न भड़काएं। मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि अपनी बेटियों को हमेशा ससुराल में मिलजुल कर रहने और अपने परिवार को समझने की सीख दें और माँ जैसी गलती न करे। अगर आपकी बेटी अपने ससुराल में जिस तरह व्यवहार करती है, आप भी अपनी बहू को उसी तरह व्यवहार करने दें। सब मिलजुल कर खुशी से रहें और एक दूसरे के साथ प्यार बनाए रखें, ताकि हमारे बीच की नफरत के कारण कोई चुपके से कोई गलत कदम न उठाए। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें, ताकि आपको अगली अपडेट सबसे पहले मिले।